अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ शाहजेब अहमद और माया खान अब खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आने वाला ये हफ्ता, ये आने वाला आज का दिन आपके और आपके अपनों के लिए बहुत ही ज्यादा रहमतों और बरकतों वाला हो। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सुबनामा के साथ। तो इंतजार खत्म हुआ, कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास 25 मार्च को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इजलास तलब कर लिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च बरोज जुमा सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है। यह इजलास अपोजिशन की जानिब से जमा कराएगी रिक्विजिशन पर तलब किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सुबनामा में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस आज सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। पार्टी के खिलाफ अरकान के वोट की राय ली जाएगी। अरकान की नाअहली की मुद्दत के बारे में भी सवाल पूछा जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट करके आज रेफरेंस दायर करने की तस्दीक की। मजीद लिखा, इस केस से जमीर बेचने का कारोबार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सुबनामा में अगली खबर है, इस्लामी ताउन तंजीम यानी कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी कि उसके वज़ीर खारजा का 48वां इजलास इस्लामाबाद में शुरू होने जा रहा है। सऊदी सफीर का कहना है कि इजलास के लिए पाकिस्तान की मेजबानी काबिल तहसीन है। इस्लामाबाद में इजलास मुस्लिम उम्मा के लिए बाइस खैर बरकत होगा। इजलास इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के लिए शराकत दारी की तामीर के मौजू पर मुनक्कद किया जा रहा है, जिसकी बेसिस जो है वो इंसाफ होगी, तामीर होगी, इत्तेहाद होगा। और साथ साथ इसी पर मजीद बात करने की थोड़ी देर में इंशाल्लाह हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बहुत जरूरी है कि हमें खुश होना चाहिए। अल्लाह का बहुत करम है कि हम इस तरह का एक बार फिर बहुत जल्द, बहुत अभी माजी करीब में हमें मेजबानी करने का मौका मिला, जब तमाम जो हैं वो मिनिस्टर्स आए थे पूरी दुनिया से। तो मेरा ख्याल है अब हम प्रोग्राम में हमारे ज्वाइन किया है इसी हवाले से बात करने के लिए वजीर आजम के नुमाइंदे खुसूसी बराए भी हम आहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। अल्लामा साहब को बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान के लिए तारीख साज घड़ियां आ रही हैं। OIC इजलास की मेजबानी, ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा एजाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है और फख्र है कि हमने पिछले 3 से 4 माह में पूरी उम्मत मुस्लिमा को दूसरी मरतबा इस्लामाबाद में जमा किया है। और इस वक्त जो आलम इस्लाम के हालात हैं, और फिर एक बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को इस्लामोफोबिया के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद आई है उस हवाले से दी है। और इस वक्त जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर मजालिम हो रहे हैं, जो मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की सूरत हाल है, जो बाकी चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा मौका है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के ऊपर आपको मजलूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए एक बड़ी मजबूत आवाज़ नज़र आएगी। आपको इस्लामोफोबिया पे एक लाएअमल नज़र आएगा। और जो इस मरतबा OIC के इजलास के अहदाफ हैं, उनमें यह भी है कि सिर्फ करारदादे नहीं, सिर्फ गुफ्तगू नहीं, अमली इक़दामात क्या किए जाए, इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह एक लाएअमल जो है वो दुनिया के सामने लाएंगे। बिल्कुल। तो अल्लामा साहब जरा बता सकते हैं अब तक कौन कौन से मेहमान आ चुके हैं, या आज किस किस की जो है वो अराइवल एक्सपेक्टेड है? देखिए, OIC के सेक्रेटरी जनरल तशरीफ ले आए हैं, मिस्र के वजीर खारजा आए हैं, इंडोनेशिया जो है, इसी तरह लबनान और बहुत सारे वफूद जो है वो आ चुके हैं। और आज इंशाअल्लाह सऊदी अरब के वजीर खारजा तशरीफ ला रहे हैं, कुवैत के वजीर खारजा, तुर्की के, और इस तरह जो हमारे तकरीबन एक तो इस्लामी दुनिया से 50 के करीब वफूद हैं, और फिर बाकी टोटल मिला के 100 से ऊपर वफूद जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ रहे हैं। और वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। और उसके बाद 23 मार्च को 75वें यौम पाकिस्तान के मौके पर 75 जो है नेशनल डे हमारा जो है, उसमें जो हमारी काबिल फ़ख्र और काबिल इज़्ज़त और दुनिया के सामने जो हमारी परेड होती है, जो हमारा अफ़वाज पाकिस्तान का एक इम्तियाज़ है और एजाज़ है, उसमें भी ये सारे मेहमान शरीक होंगे।
बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। सो अल्लामा साहब ये बताइए, इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के लिए शराकत दारी की तामीर ये कितना जरूरी है? देखिए, उम्मत मुस्लिमा अगर मुत्तहिद हो तो बहुत सारे मसाइल जो हैं, जैसे अभी आपने देखा यूएनओ में एक करारदाद जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने पेश की थी और जिस पे ओआईसी ने इत्तफाक किया था, और आप देख लें कि मंजूर हुई, दुनिया ने तस्लीम किया कि तौहीन रिसालत हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने हो, कुरान करीम की तौहीन हो, अंबिया की तौहीन हो, मुकद्दसात की तौहीन हो, ये जुर्म है। पहले तो इसको इजहार राय की आज़ादी कहा जाता था, और जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, खा वो यूरोप है, खा वो अमरीका है, खा वहाँ इस्लामोफोबिया के हवाले से, तो ये जब उम्मत मुत्तहिद हो जाए, इकट्ठी हो जाए, तो फिर तो मसाइल बड़ी आसानी से हल हो सकते हैं। इसमें आप देखें, यूएनओ में हम इकट्ठे हुए हैं तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है, और अब अमली इक़दामात भी हम करने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह बाकी पाकिस्तान का कुलीदी किरदार है। हम दुनिया इस्लाम की बेहतरीन फौज रखते हैं, हमें दुनिया इस्लाम की जो है पहली एटमी कुव्वत हैं, तो पाकिस्तान ओआईसी बनाने वाला है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि ओआईसी बनाने में जो किरदार पाकिस्तान का था, उसकी कीमत जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की फांसी की सूरत में अदा हुई थी। तो शाह फैसल शहीद के साथ जो कुछ हुआ, तो हमने उम्मत को जमा किया है, और इसको अमली तौर पर जो वजीर आजम इमरान खान साहब है, उनका तो विजन और सोच ये है कि मुस्लिम उम्मा को उसके मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद होना है और आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह। राम साहब, साथ साथ जरा रहनुमाई फरमाएगा कि मसला कश्मीर पर भी बात होने जा रही है इस इजलास में। बिल्कुल, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है, हिंदुस्तान जो मुसलमानों के साथ सलूक कर रहा है, जो वहां अक़लियतों के साथ हिजाब का मामला और मसला कश्मीर, इस इजलास में इंशाअल्लाह माजी की निस्बत आपको बहुत ही बेहतर अंदाज में और मुनज़्ज़म अंदाज में और क़ुव्वत के साथ मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की बात नजर आएगी इंशाअल्लाह। जिस तरह आपने जिक्र किया अभी कि इस तरह ऑब्वियसली हमें इस्लामोफोबिया के भी हवाले से मसला कश्मीर पे भी बात होगी, लेकिन साथ साथ अल्लामा साहब ये बताइए, क्या खित्ते पर मंडलाने वाले खतरात और इंतहा पसंदी सोच पर भी बात होने जा रही है इजलास में? बिल्कुल, सबसे बड़ा जो उम्मत का इस वक्त मैं समझता हूं मसला है कश्मीर, फलस्तीन, और इसके साथ साथ वो हमारी नौजवान नस्ल है। अपनी नौजवान नस्ल को इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से बचाना और गुमराह नजरियात से बचाना, और इस्लाम के नाम के ऊपर ऐसे नजरियात जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये उम्मत की जिम्मेदारी है। और इसके लिए पाकिस्तान तो अपनी कोशिशें कर ही रहा है। आप देखें कि पैगाम पाकिस्तान की सूरत में हमने एक ऐसा आयने पाकिस्तान के बाद एक मुत्तफिका दस्तावेज तैयार किया है, जिसको पूरी जो है उम्मत जिस पर बात कर रही है। और इसी तरह तो ये तो इस ओआईसी के इजलास के बुनियादी जो नुकात हैं उनमें से है। और जैसे मैंने आपको कहा कि 100 से ज़ायद करारदादें और बहुत सारी चीजें जो मुश्तरका लाए अमल आएगा और एक एलामिया आएगा इंशाअल्लाह, उसमें आपको नजर आएंगी इंशाअल्लाह। अल्लामा साहब ये भी बताइएगा कि एक जहन में सवाल आ गया आपसे बात करते करते, तो आपकी रहनुमाई में इसका भी जवाब ले लिया जाए। मोदी हुकूमत जो है मुसलमानों के लिए बाकायदा ऐसा लग रहा है जैसे कि प्लान्ड उनके लिए सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जा रही हैं कि उनका सर्वाइवल जो है मुश्किल हो जाए, दायरा उनका जीने का, सांस लेने का तंग होता चला जा रहा है। क्या ये किसी एजेंडे के तहत कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? देखिए, ये मोदी जो है वो असरे हाजिर का हिटलर से भी बड़ा जालिम है, और उसका बुनियादी मकसद यह है कि हिंदुस्तान से तमाम अक़लियतों को ख़त्म किया जाए और हिंदुस्तान से जो है वो हिंदुस्तान से मुसलमानों का वजूद ख़त्म किया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ना वो कल कामयाब हुए थे इसमें, ना अब कामयाब होंगे। और हिंदुस्तान के ये जो मज़ालिम है इसके ऊपर मुफस्सल रिपोर्ट जो है, और कश्मीर की सूरत हाल में मुफस्सल रिपोर्ट वो इस इजलास में पेश हो रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि इंशाअल्लाह ताला ये इजलास माजी की निस्बत बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म और उम्मत की रहनुमाई करने वाला होगा।
इंशाल्लाह। तो हजरत यानी कि ओआईसी पर किसी तरह का भी प्रेशर बिल्ड होने के कोई चांसेस नहीं है? किस तरह का प्रेशर? किस तरह का भी ऐसे कि मुसलमानों के खिलाफ किस तरह, क्या हम भारत के ऊपर प्रेशर डेवलप कर सकते हैं इस इजलास की? इस तरह आप बता रहे हैं कि इंशाल्लाह अपने आप में ये मजीद स्ट्रेंथ के साथ ये इजलास होगा। मैं आपको एक बात अर्ज करूं कि हिंदुस्तान ने बहुत कोशिश की है पिछले 2 माह कि किसी तरीके से ये इजलास मुलतवी हो जाए। जो साजिशें हिंदुस्तान ने की वो हमारे सामने हैं, लेकिन इस्लामी दुनिया ने हिंदुस्तान की उन साजिशों को मुस्तरद किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि सारा आलम इस्लाम पाकिस्तान में जमा है और एक भरपूर और मुनज़्ज़म आपको आवाज़ इस्लामाबाद से इन सारे मसाइल पर आएगी। हिंदुस्तान जो है वो अपनी साजिशों में कल भी नाकाम था, आज भी है और आइंदा भी होगा। और मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों, फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों, आलम इस्लाम के मसाइल के ऊपर इस्लामाबाद से इंशाअल्लाह एक भरपूर आवाज़, जैसे मैंने कहा है, वो इंशाअल्लाह बुलंद होगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने वक्त दिया और आपने रहनुमाई फरमाई। इंशाल्लाह इजलास कामयाब होगा और जैसे कि आपने कहा पहले से ज्यादा जो है इसके बेहतरीन रिजल्ट निकल कर आएंगे। हमारे साथ नुमाइंदे खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब मौजूद थे, जो कि OIC के हवाले से हमें बता रहे थे कि इन मौज़ूआत वहां पर बात होने जा रही है। मुसलमान किस तरह एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि उनके राइट्स और उनके चैलेंजेस के हवाले से क्या सवालात होंगे, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह, और बहुत कुछ सुबह पाकिस्तान में वक्फे के बाद। प्लीज डू स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ रहने का, हिस्सा बने रहने का बेहद शुक्रिया। आप हम बराह रास्त देख रहे हैं और अब कौमी असम्बली के इजलास की तारीख भी आ चुकी है। लेकिन अगर इससे पहले हम सियासत के ऑब्वियसली इजलास के हवाले से भी बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के, लेकिन जब इजलास की बात आ रही है तो नाराजगियों की भी बात सामने आ रही है और जहन फौरन ये जाता है कि नाराज अरकान जो है, जो नाराज लोग हैं, वो कौन है, उनकी वजह क्या है। वजीर आज़म इमरान खान कुछ पार्टी रहनुमाओं से नाराज हैं तो कुछ रहनुमा भी क़यादत से ज्यादा खुश नहीं है। तहरीक अदम एतमाद का मामला ज़ेर गौर आने के बाद बगावत और तनाज़ा जन्म ले रहे हैं। इसी पर हमें बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में PTI के एक नाराज रहनुमा मौजूद हैं, अहमद हुसैन ढेर साहब। अहमद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बराए साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। क्या नाराजगी है पार्टी क़यादत से और क्यों इल्जामात लगा रहे हैं आप लोगों पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वन पॉइंट एजेंडा है। जब हम अपने हलकों में जाते हैं तो लोग महंगाई से मर रहे हैं और उनको तड़पता हुआ देखा नहीं जा सकता। सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है मेरा। मैं कोई 6 महीने से ये मुतालबात कर रहा हूँ। सिर्फ 3 मुतालबात हैं मेरे और मैंने उसके लिए 3 महीने से मैं असम्बली भी नहीं गया। नंबर 1, आटा, घी, चीनी, दाल, 4 चीज़ों के सब्सिडी दे के प्राइस वही कर दें जब 2018 में इनकी हुकूमत आई थी। जो उस वक्त रेट था ना, वही रेट कर दें। यानी उस वक्त घी की कीमत थी 130 रुपये, आज है 550 रुपये। वही रेट कर दें और उसमें सब्सिडी दे दें, उसमें डेवलपमेंट के फंड्स कम कर दें, उसमें जो ये मोटरवे बना रहे हैं वो फ़िलहाल रोक दें, क्योंकि गरीब मर रहा है, उसको खाने की रोटी दें। दूसरा, इन्होंने कहा था कि हम पुलिस रिफॉर्म्स लाएंगे। रिफॉर्म्स ना लाने की वजह से वहाँ बहुत जुल्म हो रहे हैं, उसके लिए कुछ फैसले कर दें। और तीसरा, सेक्रेटेरिएट को इख्तियारात दे दें। ये 3 मेरे मुतालबे थे, जिन मुतालबात के लिए मैंने कहा कि अगर आपने ये मुतालबात पूरे ना किए मैं इस असम्बली नहीं जाऊँगा। और मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि असम्बली नहीं जाऊँगा जब तक हम मासेस को डिलीवर नहीं करते। आपस में लड़ते रहते हैं, हमारे मिनिस्टर्स अपोजिशन को गालियां देते हैं, अपोजिशन वाले हमारे मिनिस्टर से लड़ते हैं, तो क्या हम गरीब को डिलीवर कैसे करेंगे? मैं सिर्फ एज MNA अपने हलके का रिप्रेजेंटेटिव होने के साथ मेरी ये डील है कि खान साहब ने जो वादे किए थे वही पूरे नहीं किए। जो ये कहते हैं ये वही नहीं करते।
इन्होंने कहा हम रिफॉर्म्स ले आएंगे, इन्होंने कहा कि हम यहाँ का सिस्टम बदल देंगे, हम IMF में नहीं जाएंगे, ये IMF में चले गए। इन्होंने कहा जी हम फैटअप से आपको रिमूव करा देंगे, वो नहीं रिमूव करा सके। जो कहा वो ही नहीं किया। और फिर इन्होंने खुद आज से कोई तकरीबन 2 महीने पहले 7 MPAs नून लीग के शामिल किए हैं, खुद शामिल किए हैं, और खुद शामिल किए हैं और कहा है कि हमने तो विकेटें गिरा दी हैं। अब मैंने अगर इनसे सिर्फ ये, मैं PTI में हूँ इस वक्त भी, मैंने सिर्फ ये कहा है कि हमें डिलीवर करने के लिए ये मुतालबात पूरे करें, तो हमें गद्दार डिक्लेयर कर दिया है। हमारे लिए ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुझे इतना दुख हुआ कि कल इन्होंने तकरीर में कहा, अगर आप मुझे इजाजत दें, कि जी इनके बच्चों के रिश्ते नहीं होने चाहिए। यार कभी कोई प्राइम मिनिस्टर भी ऐसी बात कर सकता है? देखें, अल्लाह नबी करीम का फरमान है कि बच्चों के रिश्ते करें, शादियां करें। ये नबी करीम के फरमान को निगेट कर रहे हैं। खुदा के लिए आप कौम को क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे तो लगता है कि इनका दिमागी शायद कुछ हिल गया है। इस तरह की जो ये बातें कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये इनसे सवाल करना चाहता हूं कि जो इनके साथ सारे जो जहाज भर के ये सबको इन्होंने पार्टियां बदलवाई थी, कहीं ये अमेंडमेंट तो नहीं ला रहे कि उनके बच्चों के रिश्ते भी रोक दें? ये प्राइम मिनिस्टर लेवल पे कैसी बातें कर रहे हैं? ये बताएं अहमद हुसैन साहब, ये जरूर बताएं कि जब मसले हल नहीं हो रहे थे, आपने जिक्र किया, तो आपने मुतालबात रखे, राब्ता किया, बात करने की कोशिश की, बात करने से बात बनती है, तो कभी कोशिश की कि इस तरफ भी जाया जाए कि पहले कुछ बात की जाए, शेयर किया जाए, शिकायत की जाए? उस हवाले से जरा प्लीज बताइए। 3 साल में मैं कोई 15 दफा इनके पास गया हूं, इनसे मुलाकात की, चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की, एक इशू को रिटर्न इनको दिया है, रिटर्न प्रूफ्स मौजूद हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब ऐसे हालात जब होंगे तो फिर हमें मीडिया पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं मीडिया का इसलिए शुक्रगुजार हूं कि ये मुझे टिकट नहीं दे रहे थे। जब मैं 2018 में इन्होंने बोसन सिकंदर मलिक सिकंदर याद बोसन को टिकट दे दी थी, जबकि मैं 3-4 साल से मेहनत कर रहा था PTI में, इन्होंने उनको टिकट दे दी। तो मैंने एक धरना दिया था 2000 बंदा ले जाके वहाँ पे बनीगाला में। मीडिया ने मुझे टिकट दिलवाई कि मीडिया ने मेहरबानी की कि सुबह दोपहर शाम कवरेज करके कि ये एक बंदा है जिसने मेहनत की है, जो डाई हार्ड है, तो इसको टिकट नहीं मिल रही। मीडिया के प्रेशर से इन्होंने मुझे टिकट दी, अदरवाइज मैं 10 साल बैठा रहता, इन्होंने मुझे टिकट नहीं देनी थी। फिर उसके बाद मेरे से इतने नाराज हुए कि मैं ठीक है जी आप अपनी बात जरूर कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन मैं कुछ समझना चाह रही थी। जी मैं ये पूरा चाह रही थी अहमद साहब कि आप कह रहे हैं कि अभी भी मैं PTI में हूं, ठीक है, उसकी कोई तो जाहिर है वजूहात डेफिनेटली होंगी, आपका कोई ना कोई तो फेथ या कोई ना कोई ट्रस्ट लेवल होगा पार्टी के साथ। तो अब मेरा अगला सवाल ये है कि जब एक तरफ जो है वो कल इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि जो चले गए मैं उनको वापस आ जाए, मैं माफ कर दूंगा, बड़ा हूं या बाप की जगह हूं, तो अब मैं जरा समझने की कोशिश कर रही हूं कि आइदर आप PTI प्रो हैं ऑब्वियसली, तो वोट कहां जाएगा, आपका झुकाव किस तरफ है, या आप नाराज हैं तो मनाने के लिए कुछ और इकदाम होने चाहिए? आप अपने बारे में अपने नजरिए से बताइए। मैं PTI में हूं, मैं नाराज हूं और इश्यूज पर नाराज हूं, गरीब के इश्यूज पर नाराज हूं। मेरे मसले आज हल करें, मैं सुबह इनके पास चला जाऊंगा। अगर मसले हल नहीं करेंगे तो मैं घर बैठा रहूंगा। ये है मेरी डिमांड। मैं PTI में आज भी खड़ा हूं। ठीक है, तो वोट, ठीक है, तो अहमद साहब वोट किसको देंगे फिर आप? वोट जिस दिन वोट होगा उस दिन तक मेरे मसले हल हो गए तो मैं मतलब वोट पार्टी का है, और अगर मसले हल ना हुए तो मैं जाऊंगा ही नहीं वहां पे, यानी मेरा एक एहतजाज होगा जिसकी वजह से मैं जाऊंगा ही नहीं। अब इन्होंने क्या किया है कि जब मैंने थोड़ी सी नाराजगी शो की है तो इन्होंने हमारे घरों पे हमले शुरू करवा दिए हैं। हमारी एक MNA बहन है, उनके घर सिर्फ बच्चियां थी, ये कहते हैं हम आपके बाप हैं, हम पार्टी लीडर हैं, हम आपके बाप हैं। उनके घरों में बंदे घुसा दिए जहां सिर्फ उनकी बेटियां थी, घर में कोई भी नहीं था। एक लीडर किसी अपने अगर हमारा बाप है तो हमारे घरों पे बंदे घुसा देगा, एहतजाज करवाएगा वहां पे? तो क्या ये लीडरशिप है? अच्छा चले ये बताएं कि आपसे किसी और पार्टी ने, पीपल्स पार्टी या नून लीग में से किसी ने राब्ता किया है जब आपने नाराजगी जाहिर कर दी और इस बात को ऑब्वियसली जंगल की तरफ फैली है, जो जंगल में पहले हमें शो कॉज नोटिस दिए हैं,
उन्होंने घर में बंदे घुसाए हैं, फिर वो तकरीरों में कह रहे हैं कि इनके बच्चों के रिश्ते नहीं होने चाहिए। ये कैसे वजीर आजम है? मुझे तो लगता है कोई साइकेट्री का केस है। कल को इन्होंने कहना है कि मेरी हुकूमत हट गई है तो अब इंडिया को कहना है आप हमला कर दें। मतलब what is this? What he is doing? I can't get it in my mind. What he is doing? He is a leader. ठीक है, मतलब वो आपका नजरिया है, ऑब्वियसली वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है अहमद साहब। लेकिन देखिए सवाल तो ये था ना अहमद साहब, मैंने सवाल ये किया था, अर्ज ये थी कि आपसे किसी और पार्टी ने रब्ता किया, क्योंकि देखें जो हुआ वो किसी एक्शन का रिएक्शन, वो एक डिफरेंट मैटर है। मैं इस सवाल कर रही हूँ इस रिएक्शन के बाद किसी और पार्टी ने आपसे रब्ता किया? जी अहमद साहब। ना मैं सिंध हाउस गया हूँ, ना मेरे से किसी ने रब्ता किया है, ना मैंने किसी से कोई बात की है। पार्टी के अंदर रह के सिर्फ मिनिस्टर्स की सुनी जाती है, MNAs की नहीं सुनी जाती। जब कोई पार्टी को वोट की ज़रूरत पड़ती है उस वक्त हम ज़रा तगड़े हो जाते हैं कि जी पहले हमारे मसाइल हल करें फिर हम आपको वोट देंगे, क्योंकि ऐसे तो सुनी नहीं जाती। अच्छा, ये शिकवे गिले तो अपनी पार्टी में अपनों से होते हैं, हमारे काम करें, हम साथ खड़े हैं। अगर गरीब भूख से मर रहा है, यकीन करें बिजली के बिल और गैस के बिल भरने के बाद ना बच्चों की फीस के पैसे रहते हैं, ना खाने की रोटी के पैसे रहते हैं। जब गरीब इतनी बुरे तरीके से मर रहा है, मेरा सिर्फ एक मुतालबा है, प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ 2 वक्त की रोटी छोड़ के बताएं। अगले दिन ये तकरीर में कह रहे थे मेरा आटा दाल घी के कीमतों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इंटरनेशनल मसले हल करूंगा। मैंने कहा फैटिफ का मसला तो आपसे हल नहीं हुआ। IMF ने अब इनसे बातचीत करना भी छोड़ दी है इनकी पॉलिसीज की वजह से। अच्छा ये बताएं सिंध हाउस में मौजूदगी के जो इल्जामात हैं लगे हैं, उस पर पार्टी से क़यादत से हवाले से कोई बात हुई है? उस पर भी कोई बात नहीं हुई? पार्टी क़यादत मेरे मुतालबात माने, पार्टी क़यादत को बात करने की जरूरत ही नहीं है। मैं सुबह पार्टी के पास पहुंच जाऊंगा, मेरा वोट पार्टी के लिए है। मुझे टिकट चाहे पार्टी ने नहीं दी, मैंने धरने से टिकट लिया, मीडिया ने मुझे टिकट दिलवाई है, उसके बावजूद भी मैं गरीब के लिए, गरीब को अगर ये महंगाई खत्म करके उनको सब्सिडी दे के रेट्स कम आधे करते हैं उनकी रोटी के, तो मैं इनको वोट देने को तैयार हूं। ठीक है, यानी कि आपने इस बात को अभी हमें बता दिया, क्लियर कर दिया कि मेरा वोट पार्टी का है और अगर मेरी मुतालबात मान लिए गए तो मैं उस दिन जाऊंगा, वरना मैं घर बैठे रहूंगा। बहुत शुक्रिया, अहमद हुसैन असद मौजूद थे जिन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया, जो वजूहात बनी उसके हवाले से आपने वक्त दिया, बेहद शुक्रिया। अब सियासत की बात चल पड़ी है तो अब चलते हैं कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को जो होने वाला है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने ऑपोजिशन की रिक्विजिशन पर इजलास तलब किया। कौमी असम्बली का इजलास हंगामा खेज हो सकता है ऑब्वियसली, और इसके भी काफी ज्यादा चांसेस हैं। इधर वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि गलती करने वाले अरकान असम्बली वापस आ जाएं, उन्हें माफ कर दूंगा। इस समय दीगर अहम मामलात पर हमने वक्त लिया है। आज हमें ज्वाइन किया है PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने। आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कौमी असम्बली इजलास बुला लिया गया है, हुकूमती अरकान किस राय अमल के साथ ऐवान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 तारीख को असम्बली का इजलास तहरीक एतमाद के लिए बुलाया गया है और रूल्स के मुताबिक आई थिंक 7 दिन तक जो है वो इजलास जारी रह सकता है। 7वें दिन जो है ना फिर ज़्यादा आपकी अकाउंटिंग होती है, तो बीच में 25 के बाद 2 दिन तो छुट्टी हो जाएगी, हफ्ता इतवार वो निकल जाएंगे। फिर आपका पीर मंगल बुध जुमेरात, उसमें भी कोई आई थिंक कोई बीच में कोई 1-2 छुट्टियां हैं, तो ये तकरीबन जाके 4 या 5 तारीख को काउंटिंग होगी। 3, 4 या 5 तारीख को काउंटिंग होगी। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पहली बात यह है कि शायद काउंटिंग का वक्त ही ना आए, उससे पहले ही कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और अगर काउंटिंग का वक्त आया भी तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सदारती रेफरेंस दायर होने चला है, उसकी रोशनी में मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ये जितने आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने वाली तीनों पार्टियां हैं, ये नाकाम और नाबराद होंगी। सही। अच्छा फैज साहब, अभी हमारी बात हो रही थी अहमद हुसैन साहब से, तो मुनर्रफ अरकान को क्या तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले एक बार फिर मौका दिया जाएगा? देखें, कल भी जलसे के अंदर दरगई में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा है कि पार्टी का सरबराह एक बाप की तरह होता है। तो एक बाप की हैसियत से उन्हें एक मैसेज दिया है कि जो भी वापस आना चाहता है
इन शैतानों की और इन सियासी अबलीसों की सियासी अबलीसियत और शैतानियत जो है कि ये जो लोगों को ख़रीदने लगे हुए हैं करोड़ों रुपया बैरूनी ताकतों से लेके और सिंध हुकूमत से नाजायज़ तरीके से कमाया हुआ जो हराम का पैसा है, वो ये जो लोगों के ज़मीर ख़रीदने पे लगा रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि अपनी इज़्ज़त और वक़ार के साथ वापस आ जाएं। और उम्मीद है कि तकरीबन तमाम के तमाम जो है वो वापस आ जाएंगे। और दो सूरतें हैं, या तो वो वापस आ जाएंगे या जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सदारती रेफरेंस दायर किया हुआ है उसकी रोशनी में ही कोई ऐसा फैसला उनके हवाले से आ जाएगा कि वो प्रॉपर तरीके से जो वापस नहीं आएगा मुनहरफ रुकन, वो शायद जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकेगा जो अदालती कार्रवाई के नतीजे में जो डिसीजन आएगा। तो उम्मीद तो यही है। बाकी इंशाअल्लाह तहरीक अदम एतमाद जो इनकी नीयत थी उसके तहत इंशाअल्लाह बुरे तरीके से नाकाम और नामुराद होगी। साहब, ऑपोजिशन रहनुमा स्पीकर कौमी असम्बली पर बहुत जो है वो तनकीद कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि स्पीकर ने देर करके बददियानती दिखाई। ऑपोजिशन के इस बयान को कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं तो इसके ऊपर उन्हें यही कह सकता हूँ, माँ सदके जाए और प्यो डसके जाए। मतलब अब वो आपको जो है ना गैर आइनी चीज़ नज़र आ रही है कि जो कतन भी गैर आइनी नहीं है। आप खुद जो आइन की धज्जियाँ, अखलाकियात की धज्जियाँ, रवायात की धज्जियाँ और पाकिस्तान की इज्तमाई जो अखलाकियात है किसी मुल्क और माशरे की और कौम की, उसकी धज्जियाँ आप उड़ा रहे हैं सारी दुनिया के सामने बरमला कि आइन के अंदर कैटेगोरिकली लिखा है कि जिस पार्लिमानी पार्टी से ताल्लुक़ रखता होगा मेंबर, वो कभी भी एतमाद और अदम एतमाद और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाब और फिनांस बिल के मौके पे उनकी मुखालफत नहीं कर सकता। आपने आइन की धज्जियाँ उड़वा के अरबा रुपए हराम के और बैरूनी ताकतों के वो आप इस्तेमाल करके आप लोगों का ज़मीर ख़रीद रहे हैं, वो गैर आइनी नहीं है। दूसरी तरफ आपके सामने है कि 22, 23 और आई थिंक 24 आपका इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो वज़राए ख़ारजा की है, और तकरीबन 24 तारीख तक आपका जो कौमी असम्बली का हॉल है वो रूल्स के मुताबिक वजारत ख़ारजा की जो है वो कस्टडी में है, उनकी सुपरविजन में है। अब जब उनके पास उनकी सुपरविजन में ख़त्म होगा, 25 तारीख को इजलास बुला ली है, और आइन के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि किस वक्त उन्होंने इजलास बुलाना है, कतन भी कहीं पे नहीं लिखा हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी किस्म की भी कोई आइनी खिलाफ वर्जी या कानून की खिलाफ वर्जी जो है वो स्पीकर ने नहीं की। ठीक है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि इस्लामाबाद में पीटीआई का जो पावर शो होने जा रहा है उसकी तैयारियां क्या हैं? इस्लामाबाद लाहौर से कितने लोग होंगे और आपके साथ कितने सपोर्टर्स जा रहे हैं? देखें मेरा रावलपिंडी हल्का है और उसके लिए हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं, और मैं कल से पिंडी आया हूँ, और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से, ना सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह से लाखों की तादाद में इंशाल्लाह लोग आएंगे, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतना बड़ा जलसा पूरी दुनिया देखेगी होगा। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के इन 3 रहनुमाओं का, उसूल के नाम पे वसूल की सियासत करने वाले और 73 के आइन की तनाजुर में 74 किस्म की करप्शन और बददियानती के तौर तरीके निकालने वाले मौलाना फजल रहमान साहब का, और बिलावल जरदारी साहब का, और आपके मकसूद चपड़ासी वाली सरकार शहबाज शरीफ साहब का, कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाकर जहाँ पीटीआई के नाराज़ वोटर्स को दोबारा इंटेक्ट करवा दिया पीटीआई के साथ, वहीं पर पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम। अच्छा, बस तो सर वक्त है, फैसला बस ये बता दीजिए कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो क्या होगा, नाकाम हुई तो क्या होगा? जी देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, मैं पिछले 20-25 दिन से ये बात कह रहा हूँ। मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के सामने भी ये बात कही थी जब लाहौर के अंदर वो आए थे आज से 8-10 दिन पहले। तो जो ख़ास हमारे 15 से 20 साल पुराने हम 6 या 7 मिनिस्टर्स हैं पीटीआई के पुराने,
उनके साथ एक मीटिंग हुई थी जिसकी प्रॉपर कवरेज नहीं हुई थी मीडिया में, खास आधे घंटे की बड़ी डिटेल मीटिंग। उसमें मैंने बड़ा बरमला इमरान खान साहब को कहा था, खान साहब ये अदम एतमाद कामयाब हो नाकाम हो हमारी जूती की नोक पे हमें यही फ़ख्र है कि आपने इंतहाई जुर्रतमंदाना मुल्क और कौम के लिए और दीन इस्लाम के लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है। और दूसरा, अल्लाह पाक के करम से इस अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी दोनों सूरतों में आप पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद सबसे पॉपुलर लीडर बन चुके हैं। तो हमें इसी पे फ़ख्र है और हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। इक़्तिदार की सियासत करना भी जानते हैं, अपोजिशन की सियासत भी करना जानते हैं। और मैंने एक चीज़ कही थी कि सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो, तो कोई इशू नहीं है। इक़्तिदार में होंगे तब भी इमरान खान साहब के साथ है, इक़्तिदार में नहीं होंगे अपोजिशन की सियासत, तो फिर असम्बली के फ्लोर पे एक नए अंदाज से जनाब इमरान खान को भी देखेंगे, पंजाब असम्बली के अंदर फयाज़ुल हसन चौहान को भी देखेंगे, अपोजिशन की सियासत करेंगे। हमारे लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन एक चीज़ कम अज़ कम यकसू है, उस लीडर के साथ खड़े हैं जिसने कम अज़ कम मेरे ज़मीर का सौदा नहीं किया दुनिया वालों के सामने, मेरी कौमियत का सौदा नहीं किया, मेरे नज़रिए का सौदा नहीं किया, मेरी मुसलमानियत का सौदा नहीं किया, मेरी पाकिस्तानियत का सौदा नहीं किया। ये कम अज़ कम सर फ़ख्र से बुलंद है। बहुत शुक्रिया फयाज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीटीआई रहनुमा कि कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को होने जा रहा है, उसके बारे से बात कर रहे थे। इस छोटे से वक्फे के बाद रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अगर अभी क्रिकेट की बात नहीं हुई और बहुत सारी बातें इस ब्रेक के बाद। प्लीज डू स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया है और ये कितना अच्छा फैसला है इस पर भी बात होगी। लेकिन कौमी टीम में एक तब्दीली की गई है, फहीम अशरफ की जगह नसीम शाह को शामिल किया गया है। क्रिकेट पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार अब्दुल गफ्फार साहब। अब्दुल गफ्फार साहब, वेलकम अगेन टू द शो। गुड मॉर्निंग। ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला ये कितना बेहतरीन था? जी सर। देखिए, सबसे पहले तो कराची स्टेडियम लाहौर में 13 साल बाद टेस्ट क्रिकेट की वापसी है, तो ये बहुत बड़ा मौका है लाहौर के लिए, इस ग्राउंड के लिए। 3 मार्च 2009 में जब श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था, उसके बाद ये पहला टेस्ट मैच है जो कि कराची स्टेडियम होस्ट कर रहा है, तो ये एक कहते हैं ना वेलकम किस्म का हमारे लिए मौका है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया। लाहौर की विकेट पर मॉइस्चर होता है, लेकिन अब तक जब मैंने 2 ओवर देखे हैं कोई इतना खास लगा नहीं है। पाकिस्तान ने एक रिस्क जरूर लिया है। हमने एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करके फास्ट बॉलर को खिलाया है, तो हमारी बैटिंग कुछ शॉट जरूर हुई है, बॉलिंग बढ़ गई है। लेकिन अगेन बहुत जरूरी होगा कि पाकिस्तान नई बॉल से जो है ना, तो वो भी पहले सेशन में कुछ विकेट हासिल करे, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 टेस्ट की तरह अगर पहली इनिंग में रन बना दिए रावलपिंडी में, तो हम पहले खेले थे, लेकिन कराची में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि नई बॉल से हम स्ट्राइक करें। अच्छा, तो आपको लगता है गफ्फार साहब के क्या कदाफी स्टेडियम की विकेट जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को सपोर्ट करेगी? देखिए, विकेट का अब तक जो मैंने बिहेवियर देखा है, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट द पिच, बट कोई खास मूवमेंट दिखाई दी नहीं है, जो कि फास्ट बॉलर को हम 3 खिला लिया है। मेरे जाती ख्याल में तो आपको लेग स्पिनर जाहिद महमूद की तरफ जाना चाहिए था, चाहे साहब एक स्पिनर शॉट करते या शायद आप एक फास्ट बॉलर या ऑलराउंडर कम करते। लेकिन बहरहाल हमने लाहौर की विकेट पर 3 फास्ट बॉलर से गए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया भी सिर्फ 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर से गए। उनके बाद ग्रीन जो है वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर जो कि फास्ट बॉलिंग करते हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉल, बट आई वुड लव टू सी कि अगर जाहिद महमूद एज अ लेग स्पिनर या खेल रहे होते। अच्छा, अब ये बताइए कि फहीम अशरफ की जगह नसीम शाह को जो है वो टीम में उनको शामिल किया गया है, हाउ डू यू सी दैट? आई थिंक आर्गूमेंट हो सकता है इस पर। उसकी वजह यही है कि कोई ऐसी विकेट मुझे नहीं नजर आ रही जहां फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत मदद है। मे बी कि नसीम शाह जब बॉलिंग करने आए और कोई आई विश कि वो मुझे गलत साबित कर दे और बहुत सारी विकेटें ले ले, वो मैं जरूर देखना चाहूंगा बतौर पाकिस्तानी। लेकिन मुझे हैरानगी जरूर हुई बहरहाल टॉस के मौके पर कि हमने तीसरे फास्ट बॉलर को शामिल किया है, जबकि शायद हम या तो फहीम पे भी यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बैटिंग शॉट होगी। ये आपने देखना है, जो कि 6ठे नंबर पे रिजवान आ रहे हैं, उसके बाद फिर हमारे 5
पास हमारे पास 5 बॉलर मौजूद हैं, which obviously बैटिंग तो कर सकते हैं नुमान साजिद, लेकिन दे आर नॉट ऑलराउंडर्स, तो इट्स अ बिग कॉल फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। और लाहौर में जो ये मेला सज रहा है, ऑब्वियसली पहले पिंडी, फिर कराची और अब लाहौर की तरफ ऑब्वियसली, लेकिन साथ साथ जिस तरह लाहौर ने वेलकम किया है वो अपने आप में बड़ा मुनफरद रहा, वो देखा आपने? बिल्कुल, और मैंने कहा कि 13 साल बाद ऑस्ट्रेलिया, देखे ना, अजहर अली की 12 साल की टेस्ट पीरियड है, 92 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, अपना पहला टेस्ट अपने घर पे लाहौर में खेल रहे हैं, अपने होम ग्राउंड पर, तो इट्स अ बिग मोमेंट फॉर देम एज वेल। वो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की तारीफ भी करना पड़ेगी। जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी तो दुनिया भर में, और यूई जब पाकिस्तान का सेकंड होम था, वहां पर क्रिकेट खेलकर भी पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। लेकिन आप सोचिए कि 92 टेस्ट मैचेस बाद अजहर अली अपने होम ग्राउंड पे पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो कितना इंतजार करना पड़ा, कितना इंतजार करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर स्पोर्ट्स अजियाकार अब्दुल गफ्फार साहब दिया। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो फैसला कुन टेस्ट आज लाहौर से खेला जा रहा है, उसके हवाले से आपसे बात हुई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बट आप अभी हमारे साथ रहिएगा इस हफ्ते के बाद सबसे बड़े पाकिस्तान में, अभी और बहुत कुछ है आपके लिए। विल बी राइट बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सबसे पाकिस्तान में एक बार फिर हमारे साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक आई एम वेरी श्योर आप लोग प्रोग्राम को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, और शाहजेब माया आपके लिए कोशिश करते हैं पूरी टीम के साथ कि कुछ ना कुछ बेहतर और पॉजिटिव दिन के आगाज के साथ इस प्रोग्राम में चीजें शामिल की जाएं। लेकिन बात करते हैं अगर भारत की, तो भारत जहां मुसलमानों पर जमीन तंग कर रहा है और तंग की जा भी रही है, और गाय बगाए आप देख भी रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, हम क्या देख रहे हैं, मजहबी रसूमात की अदायगी से उनको रोका जा रहा है, हर तरह से उनके लिए जो है वो चैलेंजेस हर रास्ते, हर मोड़ पर क्रिएट किए जा रहे हैं। हिजाब को जुर्म करार दे दिया जाता है, हिंदू इंतहा पसंदी रोज परवान चढ़ रही है, एंड वी आर ऑल अ विटनेस टू दैट। मसाजिद जाने वाले मुसलमानों को परेशान किया जाता है, और तो और भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर से मुताल्लिक हकाइक को जो है वो मस्क किया जाता है, जिसकी मिसाल जो है हाल ही में रिलीज होने वाली जो उनकी फिल्म है, जिसके हवाले से कश्मीर फाइल्स के हवाले से इस तरह उन्होंने हकाइक को बिल्कुल जो है वो अपसाइड डाउन करके अपने हिसाब से 360 चेंज करके दिखाया गया है। और बेसिकली नफरतें फैलाने वाले और मजीद जो है वो कदम उठाते रहते हैं, लगता है ऐसे किसी मौके की तलाश में रहते हैं कि बस यहाँ मौका मिले और यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ कोई कदम उठाया जाए, कोई सिनेरियो क्रिएट किया जाए। लेकिन उसी तरीके से अगर हम सेलिब्रेशंस की बात करें या मजहबी रसूमात की बात करें, तो वहां पर तो दायरा तंग हो रहा है। और बात करते हैं अगर पाकिस्तान की, तो यहाँ पर किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग पाकिस्तान में अपनी रस्में, अपने इवेंट्स, अपनी सेलिब्रेशंस बिल्कुल आजादाना अंदाज में मना रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आइए आपको दिखाते हैं हमारे टीम मेंबर काशिफ सज्जाद जो गए, और जाने के उन्होंने जो रौनक देखी उससे इस बात का अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स सिर्फ पाकिस्तानी है। आइए दिखाते हैं। इन दिनों इंडिया में इंतहा पसंदी उरूज पर है, मुसलमानों की ज़मीन तंग की जा रही है, हिजाब पहनने को जुर्म बना दिया गया है। हाल ही में एक खातून हिजाब पहनकर बस में सवार हुई तो उसे उस हिजाब की वजह से उतार दिया गया। ये तो भारत था जहां इंतहा पसंदी रोज़ बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके मुकाबले में पाकिस्तान में अक़लियतों को भरपूर आज़ादी है। यहाँ अक़लियती बरादरी, हिंदू बरादरी किस तरीके से अपने त्यौहार सेलिब्रेट करती हैं, किस तरीके से अपनी खुशियों को मनाते हैं, आज हम आपको वही दिखाते हैं। त्यौहार कैसे सेलिब्रेट कर रही हो? तो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, पहले तो ये जलाते हैं और नेक्स्ट डे होली सेलिब्रेट करते हैं। बट पाकिस्तान में ऐसा होता है कि ये एक ही दिन में सब कुछ करते हैं। अच्छा, वैसे नवरात्रि पे मैंने देखा है 9 दिन 10 दिन तक तकरीब चलती है, दिवाली भी पूरा हफ्ता चलता है, होली का त्यौहार कितने दिन तक होता है? 3 दिन।
होली का, और यहाँ पे हम बिल्कुल मतलब फुल फ्रीडम से हम ये होली का फेस्टिवल बनाते हैं। और इतना ही कहूँगी कि सबको होली की बहुत सारी बधाई और पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। मुझे होली का त्यौहार इसके लिए पसंद है, उसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत रंग होते हैं, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, उसमें एक दूसरे पे मारते हैं, बहुत मज़ा आता है। पानी की पिचकारी फेंकते हैं एक दूसरे में, बहुत मज़ा आता है उसमें भी। होली हमारा हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। हम हिंदू सब मिलके उसको मनाते हैं, बड़े रंगों से मनाते हैं। जैसे हमें पता है कि रंग खुशियों की मानद होते हैं, हमारे एक दिन पहले हमारी भी खुशियाँ हुई थी। पाकिस्तान में हर त्यौहार आज़ादी से मनाते हैं, खुद को कितना महफूज समझते हैं? ओके, सो वी आर क्वाइट सेफ। मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के साथ मैं यहाँ पे जानती हूँ कि यहाँ पे कितनी इंडिपेंडेंस है। इवन इंडिया में जो है इतनी इंडिपेंडेंस नहीं होती मुस्लिम्स को जितनी पाकिस्तान में हिंदूज़ को होती है। सो वी आर क्वाइट सेफ एंड वी आर क्वाइट हैप्पी एंड हैप्पी होली। पाकिस्तान में खुद को कितना महफूज समझते हैं? पाकिस्तान को हम एज ए नॉन मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि हमें बहुत राइट्स दिए जाते हैं और हम जो है थैंकफुल हैं हमारी गवर्नमेंट का जो हमें इतना सपोर्ट करती है। और अभी गवर्नमेंट ने जो हॉलीडे अनाउंस किया है हम हिंदूज़ के लिए, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट। हमारे पास हम जितने भी मुस्लिम हमारे यहाँ बरादरी है, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। हमारे कोई भी त्यौहार हो, हम पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान के साथ हैं और हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बीइंग मुस्लिम, ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने हमें इनवाइट किया तो हम अपने दोस्तों के साथ आए हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए। 2000 से ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के वकला कम्युनिटी पाकिस्तान की यहाँ मौजूद है। हमारे दोस्त काफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी आ रहे हैं और हम सब यही दुनिया को मैसेज देना चाह रहे हैं कि यहाँ माइनॉरिटी के लोग, हिंदू कम्युनिटी के लोग बड़े सेफ एंड सिक्योर हैं और यहाँ पे हम मिलके प्यार मोहब्बत से रहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। दो अलग अलग मज़हब हैं लेकिन हम दोनों इंसान आपस में कोई फ़र्क नहीं करते। मैं इसकी होली मनाना ही हूँ, ये हमारे घर में हमारे त्यौहार मनाती है, रोज़ा रखती है, ईद मनाती है। और मैं दिवाली होली इन लोगों के साथ हम लोग हमेशा हम एक साथ ही रहते हैं और हमें एक साथ ही रहना चाहिए। पाकिस्तान का झंडा हमेशा ऊंचा रहे, बुलंद रहे, हर घर में, हर गलियों में गूंजता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। त्यौहार में हिंदू बरादरी के साथ मुसलमान भी शरीक हैं, जो पैगाम दे रहे हैं कि हम एक हैं, हम आज़ाद हैं, हम मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान में तमाम अक़लियती बरादरी मुकम्मल आज़ाद है, जिसका सबूत ये रंगों का मेला है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने देखा कि होली किस तरीके से मनाई गई। तमाम हिंदू बरादरी को उनका त्यौहार बेहद मुबारक हो। लेकिन इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। हारिस साहब, आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी है। हमने रिपोर्ट में भी ये दिखाया किस तरीके से सेलिब्रेशंस हुई, किस तरह पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार भी हुआ। लेकिन जो भारत में हो रहा है, ये कैसे इस सारे मामले को आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की बात करूंगा कि पाकिस्तान में हमारी तमाम अक़लियतों को तमाम हकूक़ हासिल है। जैसे वो आम मुसलमान शहरी हैं ऐसे ही वो हैं, सब पाकिस्तानी हैं। और अभी आपने जो दिखाया, क्योंकि मैं सिंध में रहता हूँ, मैंने कई दफ़ा अटेंड भी किया, इवन मैं परसों भी गया, मैंने देखा सजावल में दे वर सेलिब्रेटिंग लाइक दे वर इन देयर ओन कंट्री। और जिस तरीके से खुशी का इजहार कर रहे थे, और उसमें मुसलमान उनके साथ उन्होंने इनको इनवाइट किया हुआ था, वो बड़े खुश थे, वो एंजॉय कर रहे थे उनके साथ। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को फुल मजहबी आज़ादी है। करतारपुर आपके सामने है, किस तरीके कितना बड़ा वहाँ पर गुरुद्वारा वो बनाया गया है उनके लिए, वो विज़िट करते हैं। जिनका एक ड्रीम होता था, वो इंडिया से बैठ के सिर्फ दूरबीन से देखते थे कि ये जगह है जो गुरु बाबा नानक की है, लेकिन नाउ
दे फिजिकली गो। लाइकवाइज आप चाहे क्रिश्चियंस का मौका हो उसमें भी हम सब अटेंड करते हैं, या सिख हों या ईसाई हों या उसके साथ आपकी हिंदू कम्युनिटी है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी इंतहा पसंदी और तासुब की इंतहा हो चुकी है इंडिया के अंदर। जो जुल्म बर्बरियत वो कश्मीर में कर रहे हैं, या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो उनका है CAA और NRC नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो वो उन्होंने जुल्म किया है। फिर उसके बाद अभी आपके सामने उनके हाई कोर्ट ने कर्नाटक में जो है वो हिजाब पे पाबंदी लगा दी है। इमेजिन करें, एक आपने कपड़ा पहना हुआ है, वहां पर औरतें दूसरा कम से कम ड्रेस पहनती है लेकिन सर को ढांपने के लिए उनको एतराज है। दिस शोज कि वो कितनी RRS की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल का जो 4 का टोला है, इन्होंने इंडिया को सेकुलर इंडिया से निकाल के उसको वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट इंडिया बना दी, हिंदू बना दिए। हिंदुत्व का जो प्रचार करते हैं उनकी आइडियोलॉजी पे चलते हैं, और वो ओपनली कहते हैं कि अब मुसलमानों के लिए वहाँ पर जगह नहीं है। क्रिश्चियंस के इवन जो वहाँ पर क्रिश्चियन के चर्च हैं वहाँ प्रॉब्लम उनको होती है। सिखों के साथ आपको पता है क्या उनका तासुब है, और अब मुसलमानों के साथ तो इंतहा कर दी है जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है। आई थिंक इंडिया को ये 4 का जो नरेंद्र मोदी का टोला है ये उसको तबाही के दहाने पे लेके जा रहा है। एंड आई फील कि अगर सोवियत यूनियन की 15 रियासतें टूट सकती हैं तो इंडिया भी ये टूट का शिकार होगा, क्योंकि इनमें पहले ही एंडस्लाइट मूवमेंट अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है नॉर्थ साइड नॉर्थ ईस्ट में, और उसके बाद ये जितने मिजूस हैं, नागाज हैं, आसामीज हैं, देर आर आस्किंग फॉर इंडिपेंडेंस। फिजिक का 2023 में वो अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं। इधर कश्मीरी अपने लिए खड़े हुए हैं जैसे वहाँ कब्जा किया गया। तो आई थिंक अल्टीमेटली आई फील कि ये बड़ा इंडिया के लिए एक ये नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू बी अ बिग सेटबैक फॉर इंडियन सेकुलरिज्म। राइट सर, मेरा अगला सवाल भी यही था कि नरेंद्र मोदी की जो मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी है क्या पूरे खत्ते में उनको अकेला कर देगी? दे वर ट्राइंग कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करें, लेकिन पाकिस्तान को आइसोलेट करते करते आपने देखा कि वो खुद आइसोलेट हो गए हैं। उनको नेपाल ने छोड़ दिया जो इनकी हमेशा से इनके कंट्रोल में रहता था। फिर श्रीलंका से ताल्लुकात देख लें, भूटान से इनके ताल्लुकात देखें, फिर उसके बाद ईरान ने भी इनसे अब ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। पाकिस्तान के तमाम साए ममालिक से सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया टोटल आइसोलेशन का शिकार हो रहा है। इनकी जो मजहबी मुतासब जो उन्होंने किया है उसको देखते हुए कोई भी अब इन पर ट्रस्ट नहीं करता। एंड आई एम श्योर कि अब दुनिया का इम्प्रेशन भी आता है, जरा इस्लामोफोबिया भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। अभी यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन पास कर दी है और वो 15 मार्च हमेशा इस्लामोफोबिया का डे मनाया जाएगा। तो ये देखें पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता कितनी इम्पोर्टेंस मिल रही है। आप कल यहाँ पर जो है आपके सामने एक OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये भी इंडिया को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आई थिंक इंडिया का जो ये रास्ता इसने चुना है ये सिर्फ तबाही की तरफ लेके जाएगा, इंडिया को तोड़ के रख देगा। और इंडिया का जो एक तशख़्ख़ुस था पहले नेहरू का और उस टाइम का गांधी का, वो उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। सर, इस तरीके से देखा जा रहा है उन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को भी एज अ टूल आगे से उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है। वी हैव एन एग्जांपल ऑफ कश्मीर फाइल्स इन फ्रंट ऑफ अस कि जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट में उसको दिखाया, उसको आगे से छुट्टियां दे रहे हैं, उस पर टैक्स फ्री टिकट कर दिया बाकायदा। जिस तरह आपने कहा कि वो आइसोलेशन का शिकार पाकिस्तान को करना चाह रहे थे कि आई थिंक ये बैकफायर हो गया और उल्टा ही उन्हीं के ऊपर सारा जो है वो आ चुका है मलबा। जी सर। और ये इसके साथ अब देखिए ये मूवी एक नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने बहुत तासुब की बनाई हैं और वो कश्मीर को हमेशा शो करते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है और फिर वहाँ पर वो टेररिस्ट आ रहे हैं, जबकि दे आर द फ्रीडम फाइटर। आप एक मुल्क पे कब्जा कर लेते हैं और फिर ये तो जनेवा रूल में ये अलाउड है कि वो अपनी आज़ादी के लिए आर्म स्ट्रगल भी कर सकते हैं। ये तो बेचारे नहाते बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से 92 ईयर की अली गिलानी की जो बॉडी थी उसको जिस तरीके से फैमिली से उठा के ले गए उसको दफना दिया, इससे अंदाज़ा लगाएं कि इनके दिलों में कितनी नफरत है कश्मीरियों के लिए, मुसलमानों के लिए। और ये नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात में किया, फिर बाबरी मस्जिद का हमारे सामने नज़र आ रहा है, फिर अभी ये जो कर्नाटक स्कूल में बच्चों के साथ जो किया जा रहा है कि उनको ये हिजाब पहनने नहीं दिया जाता, ये पहले तो 70-75 साल तो चलता रहा। अभी इनको क्या प्रॉब्लम हो गई है? प्रॉब्लम इज मुसलमान और हिंदुइज्म एंड दे वांट के एक्सट्रीमिस्ट हिंदू व मॉडरेट पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इट इज़ ओनली जो इनके गुंडा एलिमेंट है जो इनकी फौज में भी हैं, पुलिस में भी हैं, कश्मीर में वैसी पुलिस में भर्ती करके भेजे हुए, ये वो सब जुल्म कर रहे हैं।
सर आपने सही कहा कि आने वाला जो वक्त नजर आ रहा है तो फ्यूचर में जिस तरीके से जो ये नस्ल बड़ी होगी जिसके अंदर उन्होंने नफरतें डाल दी हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो आगे वो क्या बीज बो रहे हैं, वो किस तरह से अगला वो भारत देखते हैं आगे फ्यूचर में? They have a total hopeless future of India even, I would say. Not only for Muslims, Christians भी हैं, सिख भी हैं, फिर आपके साथ में बाकी दलित, अपनी जो कम्युनिटी दलित के साथ देखिए क्या जुल्म करते हैं। I mean, वो इनके कुएं से पानी नहीं भर सकते हैं, या वो उनको कोई भी उनको आज़ादी नहीं है, वो नीच जात समझा जाता है। ये तो इनका हाल है। तो इसलिए जो अब नज़र आ रहा है वो यही है कि इंडिया के हालात ख़राब हो रहे हैं। वहाँ पर जो वोट भी लेते हैं वो डरा धमका के लेते हैं। और अभी इनके यूपी में इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती वोट डलवाए हैं, डराते हैं, उनको कहते हैं हम तुम्हारी फैमिलीज को उठा के ले जाएंगे, मार देंगे, बच्चियों को मार देंगे, जिसकी वजह से ये वोट अपने बैंक बढ़ाते जा रहे हैं। बट आई थिंक नाउ मेजॉरिटी ऑफ हिंदू जो मॉडरेट हैं वो अब इसको समझना शुरू कर दिया है और वो ये समझ रहे हैं कि ये इंडिया के लिए बड़ा ख़तरनाक है। इंडिया को एज ए स्टेट रखना मुश्किल हो जाएगा। पहले भी तो इनकी 500 रियासतें होती थी, तो अब ये मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता ये उसी साइड पर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये उसी साइट पे जा रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और भारत में इंतहा पसंदी जिस तरह रोज परवान चढ़ रही उस पर आपने अपनी रहनुमाई फरमाई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस वक्फे के बाद हाजिर होते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हम कर रहे हैं आपका इंतजार, प्लीज डू स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आई होप और हमारी कोशिश है कि आपकी बहुत अच्छी सुबह का आगाज हुआ हो। बात जैसी भी की जाए, ये भी सोचना पड़ता है कि क्या लफ्ज चुने जा रहे हैं, लेकिन बात करने का अंदाज बहुत मैटर करता है। मैं बात कर रही हूँ, आज मुल्क में सियासी माहौल गर्म है, लफ्जी गोराबारी भी जो है वो जारी है, लेकिन हमारे मुल्क में न जाने ये कैसी रिवायत पड़ गई है कि जब भी अपोजिशन और हुकूमत में सख्त टकराव होता है तो नौयत इल्जाम तराशियों से बढ़कर गैर मुहज़्ज़ब जबान के इस्तेमाल तक पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? अवामी नुमाइंदे इस बात का ख्याल क्यों नहीं रख पाते हैं कि जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं उनके फॉलोअर्स पर उसका क्या असर पड़ रहा है, उसका क्या रिफ्लेक्शन पड़ रहा है? पंजाब यूनिवर्सिटी ने बड़ा कमाल किया है, जरा सुनिएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा मास कम्युनिकेशन की तहकीक से पता चला है कि 36% नौजवानों ने लीडर्स की गैर शाइस्ता जबान को बार बार दोहराया। जी हाँ, इस तहकीक में मजीद क्या कुछ सामने आया, ये जानना बहुत जरूरी है। यही जानने के लिए हमने दावत दी है सीनियर रिसर्चर डॉक्टर बी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बहुत ही जबरदस्त रिसर्च है। मैं इसके बारे में मजीद जानना चाहूंगी, लेकिन तहकीक के पीछे आइडिया क्या था, पहले ये बताइए। जी बहुत शुक्रिया 92। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि किसी भी तहकीक जो अप्लाइड नेचर की रिसर्च होती है उसके पीछे एक मसले का बयान होता है, यानी रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, वो हम देखते हैं। उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, एक लिटरेचर रिव्यू होता है। तो लिटरेचर रिव्यू में हमने चेक किया कि पाकिस्तान के अंदर जो 2013 के आम इंतखाबात थे उसके बाद से जो हीटेड डिबेट है और फिर वो 2018 के आम इंतखाबात की कैंपेन तक वो बड़े अरूज पे आ गई। और इससे पहले असम्बली के अंदर भी इस तरह के बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते रहे, खासतौर पर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जिन्हें दोहराना भी मेरा ख्याल है यहाँ मुनासिब नहीं है, वो इस्तेमाल होती रही। तो जब हमने देखा ये एक बहुत बड़ा मसला है तो फिर हमने इस पे फैसला किया कि इस पे कोई तहकीक की जाए। तो मकसद यही था कि इसका चेक किया जाए कि जो सियासी रहनुमा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो सियासी रहनुमा जो गैर मुहज़्ज़ब ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, इसका नौजवानों पर या मुआशरे पर क्या असरात होते हैं। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है सियासतदानों की जबान का जिसके हवाले से आप बात करें डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने प्रोग्राम में भी गाहे बगाए इस बात पर जरूर हमने कभी न कभी कोई सवाल भी किया है कि जिस तरह गुफ्तगू इस्तेमाल हो रही है, जो अंदाज इस्तेमाल हो रहा है, जो लहजा इस्तेमाल हो रहा है, उसका आप ये बताइएगा कि नौजवानों पर क्या असर पड़ा?
देखिए उसमें जो हमारे बहुत सारे रिजल्ट आए, क्योंकि इसमें हमारे 20 आइटम क्वेश्चन हमने किया था, तो इसमें जो इंटरेस्टिंग पैटर्न थे वो एक तो आपने अभी जिक्र किया कि 36% जो यूथ वोटर्स हैं उन्होंने जो अपने सियासी रहनुमा है या मुखालिफ सियासी रहनुमा है उनके जो गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज थे या नाशाइस्ता जुमले थे उनको दोहराया, और कम अज कम एक दफा दोहराया और ज्यादा से ज्यादा दफा तक या उससे भी ज्यादा दोहराया, अपनी निजी महफिलों में, अपनी वर्क प्लेस में, मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने दोहराया। और इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न हमने चेक किया, हमने चेक किया कि क्या खवातीन वोटर्स जुबान को ज्यादा अहमियत देते हैं, उनके नजदीक सियासी रहनुमा की जुबान ज्यादा अहम है या मर्द वोटर्स। तो उसमें हमने देखा जो खवातीन हैं उन्होंने 74% वेटेज दी, जबकि मर्दों ने इसको 60% वेटेज दी। 74। अच्छा जी। अच्छा इसी ठीक है। तो सर वो आपने बताया कि 70, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी डॉक्टर साहब, 74% खवातीन। जी 74% वेटेज दी खवातीन ने और 60% वेटेज जो है वो मर्द वोटर्स ने इसको वेटेज। उन्होंने कहा कि हमारे नजदीक सियासी रहनुमा की जुबान अहमियत रखती है, यानी वोट का फैसला करते हैं। ठीक हो गया, अहमियत रखती। ठीक हो गया। तो कितने फीसद नौजवानों ने इस बात की नाराजगी का इजहार किया? डॉक्टर साहब जरा ये भी वाजे करते जाइएगा, अगर आपने पहले कर दिया तो माजरत मैं सुन नहीं सकी, तो ये भी बता दीजिएगा साथ साथ कितने लोगों ने नाराजगी का भी इजहार किया? जी, इसमें मेजोरिटी से वैसे बहुत कम परसेंटेज है जो कि खुश होती है, वो कोई 24-26 है जो कि खुश होते हैं कि ठीक है हमारे जो लीडर हैं इस तरह की हमारे समाज का, लेकिन मेजोरिटी ने इस पे नाराजगी का इजहार किया। बल्कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके सियासी रहनुमा जब के जुमले इस्तेमाल करते हैं और आप अपने जो सियासी हरीफ होते हैं क्लास के अंदर या वर्क प्लेस में, तो आप उनसे जब बात करते हैं तो आप क्या उसका दफा करते हैं? तो 64% ने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल उसका दफा नहीं कर पाते, और जो नहीं कर पाते 24% ने कहा कि हमने इसके दफा करने की कोशिश की, किसी हद तक भी किया। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शब्बीर सरवर साहब। बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट किस्म का सर्वे हुआ, जो मैं समझती हूँ कि वक्त वक्त भी था, और इस तरह की रिसर्चेस होती रहनी चाहिए ताकि आवाम का रिएक्शन भी सामने आए, एक दूसरे के सामने भी हम शेयर करें, पूरी दुनिया भी जाने कि जो जितने भी लीडर्स होते हैं उनकी जबान, उनका लहजा, उनका अंदाज आवाम पर और उनके फॉलोअर्स पर किस तरह का होता है, और इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें किस तरह से कैसे असरअंदाज होती है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी किस तरीके से होती है। महंगाई और बेरोजगारी के हवाले से बात करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, स्ट्रीट क्राइम्स, लूटमार पाकिस्तानियों की खुशियों को जैसे नजर लग गई हो। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के जनाब मुताबिक पाकिस्तान खुश तरीन ममालिक में से जो है वो सबसे 103 से गिरकर 121 पर जो है वो आ गया है, लेकिन इसके बावजूद हम भारत से बेहतर हैं और इंडिया इस इंडेक्स पर जो है 136वें नंबर पर है। फिनलैंड ने मुसलसल 5वीं बार दुनिया के सबसे खुश मुल्क और कौम होने का एजाज हासिल कर लिया है। इसी मामले पर हमने जो है वो वक्त लिया है और हमें ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात डॉक्टर मुइज़ ने। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कह दें टू द शो। सबसे पहला सवाल आपकी तरफ गुड मॉर्निंग के साथ कि पाकिस्तान के मसाइल क्या खुशियां छिनने की अहम वजह है? देखो जी, आप जरा सा गौर करें कि जिंदगी में जिस शख्स की लाइफ में कोई मकसदियत हो, खातून का मकसदियत ये है, मकसद जिंदगी का बच्चों की तरबियत करना, अपने घर के अंदर एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर, सफाई या खाना बनाना वगैरह। एक शख्स जो घर से बाहर जाता है जॉब करने या बिजनेस करने, उसकी जिंदगी में एक मकसद है प्रोफेशनली ग्रो करना अपने आप को। तालिब इल्म की जिंदगी में मकसद ये है कि उसने अच्छी तालीम हासिल करके अच्छी यूनिवर्सिटी और फिर उसके बाद अपना एक मकाम बनाना माशरे में। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये वो लोग हैं कि जिनकी जिंदगी के अंदर खुशियां कम है क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब स्ट्रेस जब कम होगा तो खुशी होगी। हमारी खुशी को जो चीज मारित जाती है उसे कहते हैं अनहैप्पीनेस, यानी नाखुशी जो है वो खुशी को खत्म कर देती है।
और नाखुशी में जो अवामिल है वो सबसे बड़ा जो मसला है वो है स्ट्रेस का। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ हकाइक जिंदगी के। नंबर 1, अगर आप इस कौम को चाहते हैं कि इसमें खुशी आए और दुनिया के ग्रेड पे ऊपर की तरफ जाए, तो सबसे पहले पॉलिटिकल टॉक शोज बंद कर दें। सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण जो है ये, जब हम सुनते हैं मुख्तलिफ लोगों को पॉलिटिकल पार्टियों से और उनकी आपस में लड़ाई झगड़े। अभी थोड़ी देर पहले आपने वो अल्फाज की बात की कि जिस तरह अल्फाज की अदायगी होती है, बच्चे उन अल्फाज को पिकअप कर रहे हैं जी। तो अगर ये पॉलिटिकल शो इस तरह चलते रहे तो आपका जो अवाम है वो बेचारे स्ट्रेस में मुब्तला हो जाएंगे, और जो थोड़ी बहुत खुशियां उनकी जिंदगी में मौजूद है वो आहिस्ता आहिस्ता खुशियां भी कम हो जाएंगी। खुशियां नाम है किसी चीज की कैपेसिटी का एहसास करने का नाम है। मसलन कोई दाल चावल पे भी खुश है, कोई प्याज रोटी पे भी खुश है, और कोई ऐसा है जिसके दस्तरखान पे 10 किस्म के खाने और वो ना खुश है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कैपेसिटी टू फील हैप्पीनेस, वो कैपेसिटी हमारी कम होती जा रही है। दूसरा, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। आप अगले 10 साल प्लान नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए। आपको नहीं पता आपका मुस्तकबिल क्या है, आपको नहीं पता कीमतें कितनी बढ़ रही है, मैं मैनेज कैसे करूं, मेरा एक मखसूस बजट है, इतनी मेरी जॉब है, इतना मेरा पैसा है, मैं अगले 10 साल या 5 साल अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे मैनेज करूंगा। तो ये मल्टीपल चीजें, और सबसे बड़ी चीजें आमतौर पर, मैं अमूमी बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, किसी को मुल्क की फिक्र ही नहीं है। ऐसा लग रहा है हम जीते आज के दिन, खाते पीते सो जाते हैं, सुबह जो होगा वो देखा जाएगा। तो अब आवाम से लेकर सियासतदान से लेकर हुकूमत के लेकर सबके पास कोई विजन नहीं है, कोई आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं नजर आती। और जिस माशरे में उम्मीद खत्म हो जाए उस माशरे से खुशी खत्म हो जाती। अल्लाह रहम करे। डॉक्टर साहब, आपने इस तरह कहा, बात की कैपेसिटी टू फील, यानी कि अपने अंदर वो कुव्वत, वो ताकत पैदा करना जिससे आप खुशी की तरफ जाएं। तो क्या, अगर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि खुशी फील करना भी मेरे अपने खुद के हाथ में है? अगर हाँ, अगर है तो कैसे? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात कही तुमने। खुशी फील करना इंसान के अपने इख्तियार में है, अपने हाथ में, मगर वो इख्तियार जो है वो उसके माइंड के हाथ में है ना। अब जब हम कहते हैं कि माइंड के अंदर क्या किस्म की खराफात है या क्या किस्म की चीजें हैं, मसलन अगर जहन के अंदर उम्मीदों के आने वाला दिन बेहतर होगा तो आज जो आप खाना खा रहे हैं वो खाने में खुशी और लिज्जत और होगी। मगर अगर आपको ये ना पता हो कि कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आज आप उस तरह खाना खाओगे जिस तरह जानवर खाता है, उसमें खुशी नहीं होगी, उसमें सिर्फ पेट भरना होगा। तो अब ये जो मुहर्रिक आते हैं माशरे में और माहौल में, एक बहुत बड़ी बात है, आई होप लोग अंडरस्टैंड करें। एक रीजन ये है हमारे यहाँ माशरे में, एक और रीजन ये है कि हमारे माशरे में अदलो इंसाफ नहीं है जी। हमारे यहाँ इंसान जो है वो फाइलें लेकर 24-24 साल 30-30 साल कोर्ट के धक्के खाता है, एक पूरी जनरेशन खत्म हो जाती है। तो मुझे बताइए कि अगर आपके मकान पे किसी ने कब्जा कर लिया, आप किसके पास जाएंगे? आप 25 साल केस लड़ेंगे? आपके पास इतनी इस्तात है, वकीला की इतनी फीस देने की है? तो तमाम वो चीजें जो इंसान के अंदर जो कैपेसिटी होती है ना किसी चीज को महसूस करने की, खुशी को महसूस करने की, जिसको हम शुक्रगुजारी कहते हैं, वो शुक्रगुजारी का आंसर ही नहीं है। क्योंकि ये जो कैपेसिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये शुक्रगुजारी कहते हैं। ये शुक्रगुजारी का आंसर उस वक्त मध्यम हो जाता है जब इंसान की जिंदगी में बेतहाशा स्ट्रेस हो। मुझे ये बताइए कौन सी ऐसी मकाम है पाकिस्तान में, एक्सेप्ट नॉर्दर्न एरिया और बड़े खूबसूरत है, ठीक है आप थोड़े दिन के लिए चले गए, उसके अलावा ट्रैफिक का हाल देख लें, जिस तरह आप गाड़ी चलाते हैं, जिस तरह आपको ये फिक्र है अभी गन पॉइंट पे कोई लूट लेगा, आज बिजली नहीं है, आज पानी नहीं है, पेट्रोल की कीमत ऊपर नीचे हो रही है, खुराक की कीमत। अच्छा, अब ये देखिएगा रमजान आ रहे हैं, अब कीमतें जो बढ़ेगी। अब मुझे बताइए एक आम मुतवस्सित घराने का फर्द रमजान के अंदर अपने घर वालों को रोजे रखवाएगा, ज़ाहिर इफ्तारी में कुछ कैसे करेगा वो? तो ये वो चीजें जो मुझे और आपको भी फिक्र हो रही है, जबकि शायद मैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं वेल ऑफ हूँ, मगर मुझे ये दर्द है। तो ये दर्द की वजह से मेरे अंदर जो एहसास है खुशी को महसूस करने का, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। सही कहें डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बस एक सवाल उसका अगर मुख्तसरन जवाब दे सके कि दिन का आगाज जो है वो अच्छा करने का जो असर होता है वो आपके पूरे दिन पर कितना पड़ता है? जरा से एक शॉर्ट सी कोई टिप अगर आप दे सके कि दिन का आगाज जो है वो पॉजिटिविटी के साथ करें, जिससे आप कम से कम कदरे खुश रह सकें। जी, सुबह उठते ही अगर आंखें बंद करके 1-2 मिनट कोई ऐसी नेमत याद करे जो पिछले गुजरे हुए दिन में आपको नसीब हुई हो, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी नेमत, तो उस नेमत की वजह से आपका पूरा स्टेट ऑफ बीइंग चेंज हो जाएगा, माइंड चेंज हो जाएगा।
क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्त डॉक्टर साहब, क्या टिप दी है आपने। थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। डॉक्टर मोइनुल हुसैन हमारे साथ मौजूद, माहिर। और इस अच्छी बात से प्रोग्राम का इख्तिताम और नहीं हो सकता कि दिन का जब आपका आगाज हो और आपकी आंख खुले तो आप उस नेमत का शुक्र करें जो आपको गुजरे हुए दिन में अता हुई। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि एक और दिन मिला, अल्लाह का बहुत शुक्र है एक और मौका मिला। लेकिन अगर ये मौका मैंने और आपने ये सोचकर गवा दिया कि मेरे पास क्या नहीं है, बजाय इसके कि मेरे पास क्या है जो उसकी अता है, तो ज्यादा बेहतर तरीके से मुझे और आपको आने वाले वक्त में लेके जा सकेगा। लेकिन आगे वाला वक्त जो है वो अब खत्म हो चुका है। प्रोग्राम का वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान में आज के लिए बस इतना ही, और इंशाल्लाह आपकी खिदमत में शाहजेब और माया कल फिर हाजिर होंगे। बराह रास्त कीजिएगा हमारा इंतजार। जब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।